बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुलभा, आज हम साइंस 8 क्लास इसका जो चैप्टर नंबर 9 इसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नेम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके चंद कंसेप्ट्स की जानब। अब यहाँ पे उसने जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है कि इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर द लाइट फ्राम द सन टू रीच द अर्थ, कि जो सूरज से रोशनी है वो 8 मिनट में ज़मीन तक आती है। यानी इतना टाइम जो है उसको लगता है सूरज से रोशनी को ज़मीन तक आने में। 8 मिनट जो है इसको एज ए MCQ भी याद रखना है और इसको जो है वो आपको वैसे भी याद होना चाहिए। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि ये सूरज है और ये यहाँ पे फ्लावर है, और सूरज के और इस फूल के दरमियान यहाँ पे एक मीडियम है जिसको एयर का नाम दूसरा दे दिया। यहाँ पे यानी एयर मौजूद है, हवा भी है, फिर वाटर के जो बुखारात हैं वो भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे जो ना इसमें मीडियम है जिसमें से लाइट गुजर के आती है। सनलाइट फॉल्स ऑन द फ्लावर, ये फ्लावर के ऊपर गिर रही है। फिर यहाँ पे वो क्या होगी, सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्राम फ्लावर इंटर टू आवर आइज़, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए यानी अपना रास्ता चेंज करके हमारी आइज़ में आ रही होती है। तो अब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट है नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर, कोई भी चीज़ इतनी तेज़ नहीं चल सकती दैन द स्पीड ऑफ लाइट, जितनी की रोशनी की स्पीड है। यानी जो रोशनी की स्पीड है इससे ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं हो सकती है। तो इट ट्रैवल स्ट्रेट विद द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये सीधी लाइन में एक तो चलती है, इट ट्रैवल स्ट्रेट सीधी लाइन में ये हरकत करेगी विद द स्पीड ऑफ 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये 3 लाख किलोमीटर जो है ना पर सेकंड में ये जो ना फासला तय करती है। यानी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक जो है ना वो ये फासला तय करेगी। 1 सेकंड के अंदर कितना है, 3 लाख किलोमीटर फासला जो तय करती है। इट इज़ नोटेड बाय सी, इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं। द लाइट पासिंग थ्रू अ मटीरियल, ये लाइट जो है ना वो कुछ मटीरियल में से पास होती है। जैसे कि वो मटीरियल कौन सा हो सकता है, वो एक मीडियम होगा, जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, या कोई भी इसमें जो ना वो मटेरियल हो सकता है जिसमें से रोशनी पास होती है। हाउएवर ट्रैवल रिलेटिवली स्लोली, यानी हर मीडियम के अंदर जो ना वो मुख्तलिफ वे में वो सफ़र करेगी, किसी में तेज़ होगी किसी में स्लो होगी। इट इज़ बिकॉज द लाइट scattered and is slowed down by atoms in the matter as it passes through them। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें हमें जो मुख्तलिफ मीडियम उसने दिए हुए हैं। द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू एयर इज़, हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ये इतनी उसने दी है। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट जो ना वाटर के अंदर ये है, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर जो ना ये इसकी वैल्यू है। यानी तीनों के अंदर जो ना स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है। हर मीडियम के अंदर जो रोशनी की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो एयर के अंदर ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसमें 2,25,000 है और इसमें 2 लाख है। तो ये हर एक मीडियम के अंदर ये इसकी स्पीड डिफरेंट होगी रोशनी की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब इसको वैसे पढ़ लेते हैं एक बार। लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, लाइट को जो ना किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम टू, ये वैक्यूम यानी खला के अंदर से भी मूव कर सकती है। व्हेन लाइट इमर्जिंग फ्राम अ सोर्स, जब ये सोर्स जो है वो निकलती है, हीट्स एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रही होती है। इट कैन ट्रांसमिटेड, अब्जॉर्ब्ड और रिफ्रैक्टेड और डिस्पर्स्ड। तो जब भी ये अपने सोर्स से निकलेगी, चाहे वो लाइट जो है वो सूरज से निकल रही हो या किसी बल्ब से निकल रही हो या किसी ट्यूबलाइट से निकल रही हो, तो कोई लाइट भी वो हो सकती है। तो वो लाइट जब निकलेगी और किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी तो वहाँ पे या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, अपना रास्ता चेंज करेगी, या वो अब्जॉर्ब्ड हो जाएगी यानी जज़ब हो जाएगी वहाँ पे, या रिफ्लेक्शन शो करेगी, या रिफ्रैक्ट होगी, या डिस्पर्स्ड होगी। तो ये इसमें जो ना वो फिनोमेना जो ना वो आ सकते हैं जो लाइट के ऊपर जो ना वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जब वो किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ना वो फॉल होगी, सच एज एयर, वाटर, ग्लास, इट पासिस थ्रू दैम अनचेंज, तो वो उसमें से बगैर अपना रास्ता चेंज किए गुजर जाएगी। तो ये साइड पे उसने ये दिखाया हुआ है कि ये वाली लाइट जो है ना वो इंसिडेंट रे आ रही है,
जब ये इस मीडियम में से गुजरेगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी बल्कि सीधे गुजर गई, तो इसको हम बोल देते हैं ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो गई। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के अंदर क्या है कि जब भी एक लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी तो अपना रास्ता चेंज किए बगैर ही सीधी गुजर जाएगी। दैट्स वाई वी कैन सी अक्रॉस, इसलिए हम जो ना वो शफाफ जो चीज़ें होती हैं, ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो होती हैं उसमें आगे तक देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट सच एज फ्रॉस्टेड ग्लास। ये फ्रॉस्टेड ग्लास जो ना वो लगाया होता है कई बिल्डिंग्स के अंदर जो ना ये लगा होता है, जिसमें जो है ना वो प्राइवेसी रखी जाती है कि अंदर से चीज़ें अंदर और बाहर जो ना वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हमें। तो ये फ्रॉस्टेड ग्लास है। थिन कॉटन्स है, ट्रेसिंग पेपर है, ये पर्दे वगैरह होते हैं तो जो लगाए जाते हैं। तो ट्रेसिंग पेपर है जिसमें हम जो ना वो ग्राफ बनाते हैं या कोई डायग्राम जो ना वो बना रहे होते हैं। अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। तो ये जितनी भी ये ट्रांसलूकेंट चीज़ें हैं तो ये जो ना रोशनी को पास होने देगी, तो सम पार्ट ऑफ लाइट ना इनमें से गुजरेगा और ज़्यादातर हिस्सा जो ना वो नहीं गुजर सकेगा। दैट्स वाई वी डू नॉट सी क्लियरली अक्रॉस दैम, इसलिए हम उसमें से क्लियर हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। अब दोनों में क्या हमने पढ़ा है, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर जो ना वो सीधी रोशनी गुजर जाती है तो हमें चीज़ें वाज़े उसके आर पार जो है वो नज़र आ रही होती है। लेकिन जो ट्रांसलूकेंट ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ लाइट जो ना वो पास होता है, यानी पूरी तरह लाइट पास नहीं होगी, सम पार्ट उसका जो ना वो कुछ हिस्सा उसका इसमें से गुजर जाएगा, इसलिए हमें वो चीज़ें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर जो ना वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो ना उसमें से लाइट पास हो, मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज़ ऑब्जर्व, तो ज़्यादातर हिस्सा उसका जो ना वो जज़ब होता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट सी देम थ्रू देम, हम उनमें से आगे देख नहीं पाते हैं क्योंकि रोशनी उनके अंदर जज़ब होती जा रही है। जैसे ये उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं और ये इस बॉडी के अंदर जज़ब हो जाएंगी और ब्लैक सरफेस का हम नाम देते हैं, इसमें रोशनी जज़ब होगी। व्हेन लाइट इज़ ऑब्जर्व्ड हीट इज़ जनरेटेड, ब्लैक सब्सटेंसेस ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द लाइट, जो ब्लैक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा रोशनी को जज़ब करती हैं, ये रोशनी की अच्छी जाज़ब होती हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट मिरर, जब आप मिरर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, यू सी योर इमेज, उसमें आपको अपनी इमेज नज़र आ रही होती है। इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो ये इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को भी देखा, फिर मुख्तलिफ जो मटीरियल है उनमें से जब लाइट पास होती है तो उनमें क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, इनको हमने देखा। आगे देखते हैं अब। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्राम स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब पीछे हमने ट्रांसमिशन का पढ़ा था कि एक जना कोई भी मटेरियल होगा उसमें से लाइट जो आएगी सीधी गुजर जाएगी, वो ट्रांसमिशन थी। एक हमने ऑब्जॉर्प्शन का पढ़ा कि चीज़ों के अंदर रोशनी जज़ब होती है। अब थर्ड हमारे पास आ गया है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या है कि ये इसमें साइड पे डायग्राम उसने दिखाई हुई है, डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें इंसिडेंट रे है, ये वाली जो रेज़ आ रही होती हैं जो टकराने से पहले जो रेज़ हैं इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेज़। जब ये किसी भी जिस्म से टकरा के वापस जाएंगी तो वो रिफ्लेक्टेड रेज़ बन जाएंगी। तो अगर जो है ना वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक का मतलब है कि टकराने के बाद वो वापस चली जाती हैं, फ्राम स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, तो इसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देंगे कि लाइट आई, लाइट की जो भी रे है वो आएगी टकरा के किसी न किसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। सम सरफेसेस ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट पार्शली, कुछ जो सरफेसेस हैं वो या तो रोशनी को जज़ब कर लेती हैं, कुछ सतह ऐसी होती हैं या उनको जो ना वो पार्शली रिफ्लेक्ट कर देंगी। मिरर हाउएवर रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू हीट दैट हीटेड, जो मिरर होता है वो सारी की सारी लाइट जो ना उसको, तो मिरर में से सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मिरर्स रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, जो मिरर होता है शीशा होता है उसमें से सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स वाई यू सी योर रिफ्लेक्शन, इसलिए आपको उस शीशे के अंदर आप अपनी तस्वीर नज़र आ रही होती है क्योंकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको वहाँ पे अपनी इमेज नज़र आएगी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑल कलर इट अपीयर्स वाइट, अगर कोई भी जिस्म जो ना वो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो वाइट दिखाई देगा, अगर वो सारे के सारे कलर को जज़ब कर ले तो वो ब्लैक दिखाई देगा। यानी कोई ऐसा जिस्म जो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा हो वो वाइट होगा, और जो सारे कलर्स जो है ना उसको जो है ना वो जज़ब कर रहा हो तो वो ब्लैक दिखाई देता है।
अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना वो हमें उसने दिखाया हुआ है। अब मसला इसमें क्या है, पहले ये रेज़ आ रही है जिसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे है। जब ये टकरा के किसी ना किसी एंगल पे ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसको हम देना वो रिफ्लेक्टेड रे का नाम देंगे। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट के ऊपर ये टकरा रही है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये वाला पॉइंट जिस पे ये रेज़ टकरा के वापस जा रही है इधर को, तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये पॉइंट जो ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो ना इसको हम नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल, इसको हमने एन से ज़ाहिर किया हुआ है। अब हम देखना है कि ये वाली जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये हम जो ना इसको पूरा हमने इसमें देखा। अब इसको जो ना ऊपर डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। अच्छा, अकरेंस ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अकर व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। जब भी रोशनी की जो शुआ है वो स्ट्राइक करेगी, टकराएगी स्मूथ हमवार, शानी और चमकदार, यानी हमवार और चमकदार सतह के ऊपर, एंड बाउंसेस ऑफ, और टकरा के अपना रास्ता चेंज करके दोबारा मुड़ जाएगी पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वो लाइट की रे जो टकरा रही होती है उसको हम इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। जैसे मैंने पहले आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि ये इंसिडेंट रे है जो टकरा रही है इसके साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं द रे दैट बाउंसेस ऑफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो वो रे जो टकराने के बाद वापस चली जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम दे देते हैं। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पे ये टकराती है जिस पॉइंट के ऊपर, ये भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो टकरा के मुड़ रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का नाम दे देते हैं। दिस लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल, और वहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं इसको नॉर्मल, ये हमने लगाया हुआ है नॉर्मल। तो इसको हम एन से ज़ाहिर करेंगे। द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल फॉर्म्स एन एंगल कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम देंगे, और ये एंगल आई इसको हमने कह दिया। द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, और इसको हम ये एंगल आर से ज़ाहिर करेंगे। तो अब इसके लाज हैं, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए या नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की दो अक़साम होती हैं, एक रेगुलर है, एक डिफ्यूज़ है। तो रेगुलर, ये वाली रेगुलर होती है जिसमें ये रेज़ टकरा रही है इस तरह मुड़ रही है, फिर रेज़ दूसरी आएगी वो टकराएगी वो भी। तो ये सब के अंदर जो फास्ट है, डिस्टेंस है और डायरेक्शन सिम्बल जो है वो सेम है। ये सब के अंदर हम देखें जो टकराने वाली और जो रिफ्लेक्ट होने वाली है सब में एक रेगुलर अरेंजमेंट पाई जा रही है, आपस में ये पैरेलल है। तो ये इसमें देखें तो ये रफ सरफेस होती है, तो इसमें एक टकरा के इधर को जा रही है, कोई उधर को जा रही है, कोई ऊपर है, कोई साइडों को, तो रैंडम इसमें जो मोशन आ रही है, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल इफ़ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। अगर तो इंसिडेंट रेज है ना ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसे नहर के किनारे होते हैं, दोनों बराबर चल रहे होते हैं, तो सारी रेज जो ना इस तरह आपस में चल रही हैं। तो जब ये टकराएंगी, टकरा के वापस भी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा हर रेस के दरमियान। तो इंसिडेंट रेस जो ना वो पैरेलल होंगी अगर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगी अगर इंसिडेंट रेज जो ना वो पैरेलल है। यानी इनके दरमियान, पैरेलल से मुराद है इनके दरमियान दो रेस के दरमियान डिस्टेंस बराबर हो, फिर अगली तीसरी का दूसरी के साथ डिस्टेंस बराबर हो, तीसरी का चौथी के साथ डिस्टेंस है ना वो बराबर हो इनमें। तो ऐसे ही फिर इनके अंदर भी होगा। यानी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगी, तो इसको हम जो ना रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। और ये हमवार सरफेस के ऊपर होती है, स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है। फिर उसके बाद डिफ्यूज़ है। इन डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। इसमें ये पैरेलल नहीं होती, बल्कि टकराने के बाद जो ना वो इनका जो
रैंडम जो है ना वो हर तरफ फैली होती हैं। तो ये रफ सरफेस रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। रफ सरफेस पे ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, जैसे इसकी मिसालें हैं पेपर है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, वुड है। तो प्रोड्यूस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ना ये इनमें प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी इन दोनों की डेफिनेशन करनी है और एग्जांपल जो है ना वो देख लेनी है। तो ये टाइप्स हैं इसकी रिफ्लेक्शन की। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये हम कहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल है। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। वी लुक आवर इमेज ऑन द इन द मिरर ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम शीशे के अंदर अपना इमेज देख सकते हैं। वैन वी कैन टर्न द सनलाइट टूवर्ड्स द डार्क प्लेसेस बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ शाइनी सरफेस। तो हम जरा सूरज की रोशनी को देखते हैं कि वो डार्क प्लेसेस के अंदर भी जा रही होती है। ये किसकी वजह से है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। वी कैन सी थिंग्स इन क्लाउडी डे ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो क्लाउडी डेज होते हैं जिसमें बादल वगैरह छाए होते हैं तो उसमें हमें चीज़ें धुंधली नज़र आ रही होती हैं, और वो चीज़ों का धुंधलापन जो है ना वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। वी कैन सी थिंग्स बिफोर द सनशाइन एंड इवन आफ्टर सनसेट ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम जो ना सनशाइन के से पहले भी चीज़ों को, और जो सूरज ग्रूब होने के बाद भी, यानी सूरज निकलने से और सूरज ग्रूब होने के बाद चीज़ों को जो ना वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आया था इमेज फार्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, इसके अंदर हम शीशे के सामने खड़े हैं, तो हमारी जैसे हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा सेम ऐसी पिक्चर जो ना उसके अंदर बन रही होती है, ऐसी इमेज वहाँ पे दिखाई देगी। उसकी वजह क्या आप देखते हैं, वैन एवर यू सी इन अ मिरर, जब आप शीशे के अंदर देखते हैं, यू प्रोबेबली लुक एट योर रिफ्लेक्शन, तो आप अपना एक अक्स देख रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं इन अ प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के अंदर। हाउ डज अ प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज, इसने किस तरह आपकी इमेज बनाई। व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या है। अब इसको हम देख लेते हैं। अ प्लेन मिरर इज़ अ स्मूथ, ये हमवार होता है, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ शीट ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होता है, विद द शाइनी मेटालिक कोटिंग ऑन द बैक, और इसके बैक पे एक शाइनी मेटालिक कोटिंग की होती है। अक्सर हमने शीशे देखे होंगे, तो अगर हम उसको देखते हैं ना तो फ्रंट पे तो उसके वो लगा होता है ग्लास, लेकिन बैक पे उसके ऊपर जो ना वो कोटिंग की होती है, मेटालिक कोटिंग उसको हम नाम दे देते हैं। द मिरर शोज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मिरर जो ना वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको बनाता है, एंड इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, और इसके सामने इसको कर देता है। मतलब ये एक जो ना वो लड़का खड़ा है तो इसका सेम इमेज जो ना आगे दिखाया है उसने। द अपीयरेंस ऑफ इमेज इन द मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, तो जो अपीयरेंस है यानी वो जो इमेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है तो इसको हम कहते हैं ये रिफ्लेक्शन है। द रिफ्लेक्शन हैपन्स, ये कब होगी, वन लाइट कमिंग फ्राम द ऑब्जेक्ट, जब इसकी जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि ये हमने मिरर के सामने इसको रिफ्लेक्ट किया रखा हुआ है, ये सामने खड़ा है, प्लेस है। तो हिटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर बाउंस ऑफ, तो जब इसकी जो रेडिएशन है उसके साथ टकरा रही है, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी तो आगे इमेज बनेगा। तो ये हमने देख लिया कि इसके अंदर इमेज कैसे बना। अब एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं। द इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के दूसरी जानब जो ना वो बनेगी। द इमेज साइज इज़ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, जितना इसका साइज़ है उतनी ही साइज़ की ये इमेज बनेगी। द इमेज डिस्टेंस फ्राम द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्राम द मिरर, जितने फासले पे ये बॉडी जो ना यहाँ पे हम रखेंगे या कोई खड़ा होगा तो उतने फासले पे इधर इमेज बनेगी। जितना यहाँ पे डिस्टेंस है इसका मिरर से, उतने मिरर ये इस फासले पे ये इमेज बन रही होगी। द इमेज इज़ वर्चुअल नॉट रियल, ये वर्चुअल होती है, हमें सिर्फ दिखाई दे रही होती है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको टच नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद द इमेज इज़ अपराइट, यानी स्ट्रेट होती है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उस तरह की सेम इमेज बनेगी। द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड लेफ्ट राइट, यानी अगर हम मिरर में देखते हैं ना तो हमें अपना जो अक्स है वो उल्टे यानी दिखाई देता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पी है ना, तो पी हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन मिरर में वो इस तरह दिखाई देता है, तो इन्वर्टेड होता है लेफ़्ट टू राइट को।
तो उसके बाद जो ना वो इमेज कैसे बन रहा है, ये हमारे पास जो ना एक मिरर है, यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जैसे ही कॉम्ब है, तो इसने जो ना इसमें से जो इसकी रेडिएशन वगैरह है वो यहाँ से रिफ़्लेक्ट हो गए, ये इसके साथ ये टकराई तो ये रिफ़्लेक्ट हो गई, यानी ओ ए इस पे इस इंसिडेंट है और ए सी जो ना वो रिफ्लेक्टेड है। फिर उसके बाद दूसरी रे है वो इस पॉइंट के ऊपर टकराएगी और यहाँ से ये डी की तरफ चली जाएगी। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे बन गई ये वाली। अगर हम इन दोनों रेस को ऐसे आगे तक लेके जाएं तो ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे ये फोकस हो रही हैं, इस पॉइंट में मिलेंगी, तो यहाँ पे उसका इमेज बनेगा, यानी ये इस बॉडी का इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो ये जब इसकी जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हो के दो लाइनें बनी, पहले ये इंसिडेंट रे हैं दोनों, एक पॉइंट ए के ऊपर टच हो रही है, दूसरी पॉइंट बी के ऊपर टच हो रही है, दोनों टकरा के ए वाली सी के यहाँ पे जाएगी और बी वाली डी पे जाएगी। तो अब इन दोनों को अगर हम ड्रा करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास है ना वो एक पॉइंट पे मिल रही है जिसको हमने ए ओ डैश का नाम दिया है, यानी ये ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो इस फोकस पॉइंट जो ना इस पॉइंट के ऊपर ये मिल जाती है, तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाता है। तो ये इसका रूल है। अब ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है, आई से इमेज है, ओ ए इंसिडेंट है, ये वाली ओ ए ये इंसिडेंट रे है। फिर उसके बाद जो ना हमारे पास ओ बी है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये ओ से बी तक। अब रिफ्लेक्टेड क्या होगी, ए सी रिफ्लेक्टेड है और बी डी ये रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो ना वो नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 ये उसने बनाए हुए हैं। अब आगे वो उसकी डिटेल बता रहा है। तो डिटेल में क्या, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक ऑब्जेक्ट है इसको मिरर के सामने रखा हुआ है, मिरर एम और एम डैश है। द रेज फ्राम द ऑब्जेक्ट ओ हिट द मिरर एट पॉइंट ए एंड बी, जो रेज़ हैं ऑब्जेक्ट से जो रेज़ निकल रही हैं वो पॉइंट ए और बी के साथ टकरा रही हैं आगे, एक पॉइंट ए पे टकराएगी, दूसरी पॉइंट बी पे टकराएगी। द रे फ्राम पॉइंट ए रिफ्लेक्ट्स, वो रिफ्लेक्ट होगी एंड गोज़ ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए सी, तो वो ए सी के ऊपर चली जाएगी, यानी यहाँ पे वो ए था तो ए वाली सी के पास चलेगी। फिर वो दूसरी के बारे में बताएगा, सिमिलरली द रे ऑफ पॉइंट बी रिफ्लेक्ट एंड गोज़ टू द डायरेक्शन ऑफ बी डी, तो ये बी वाली डी के पास चली गई। बोथ द रेज ए सी एंड बी डी डू नॉट मीट एंड कीप मूविंग फर्दर अवे फ्राम ईच अदर, ये दोनों आपस में मिलती नहीं है, यानी इनमें ये डिस्टेंस है। When these refracted rays are extended behind the mirror, अगर हम इसको behind the mirror, मिरर के पीछे की जानब इनको हम ड्रा करें, they appear to meet a point I and form the image, तो एक पॉइंट I के ऊपर ये दोनों आपस में मिल रही हैं, वहाँ पे इमेज बन रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के बिहाइंड है, यानी पीछे की जानब बनेगा। इट इज़ वर्चुअल, एक तो ये वर्चुअल होगा जिसको हमने नाम दिया कि ये रियल नहीं है, बल्कि एक इमेज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। अपराइट है, जैसे वो ऑब्जेक्ट है वैसा ही वो बना है। लिटरली इन्वर्टेड है, तो ये इन्वर्टेड होगा, जैसे मैंने वो पी और पी वाली मिसाल दी है कि पी को अगर मिरर में देखें तो वो उल्टा दिखाई देगा। इमेज साइज़ एंड डिस्टेंस आर आल्सो इक्वल, इमेज का जो साइज़ है, जितना इमेज का साइज़ था उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है, और जितना वो मिरर से दूर है उतना ही दूर वो हमारे पास जो ना इमेज बनेगा। तो ये हमने इसको जो ना वो रूल देखे हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह तस्वीर बनती है मिरर के अंदर। तो उसके बाद है, डू यू नो सिल्वर एंड एलुमिनियम आर यूज टू कोटिंग द बैक साइड ऑफ द मिरर, जो शीशा हम देखते हैं ना उसमें फ्रंट साइड पे तो वो ग्लास लगा होता है और बैक साइड पे एक कोटिंग की होती है, वो सिल्वर और एलुमिनियम की कोटिंग है। हमने पढ़ा था ना मेटालिक कोटिंग होती है, तो वो सिल्वर और एलुमिनियम की कोटिंग है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिल्वरिंग, तो वो कोटिंग करने का जो प्रोसेस है इसको हम सिल्वरिंग का नाम देते हैं। आफ्टर सिल्वरिंग अ थिन लेयर ऑफ lead oxide is also applied on the at the back of the mirror, तो सिल्वरिंग के बाद हम क्या करते हैं कि एक हम थिन लेयर उसकी लगा देते हैं, रेड लेड ऑक्साइड की जो ना एक उसके ऊपर लेयर लगा देंगे। उसके बाद है फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड, इट मीन्स दैट इफ़ यू रेज योर हैंड इट वुड अपीयर दैट यू हैव रेज्ड योर हैंड इन द मिरर। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर करते हैं तो जो इमेज बन रहा है अंदर, वो इमेज के अंदर भी आप अपना हैंड खड़ा, यानी जो भी आप हरकत करेंगे वो आपको इमेज में भी दिखाई देगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग इन द प्लेन मिरर। अब कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। प्लेन मिरर इज़ यूज इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप एंड कलाइडोस्कोप। तो अब पेरिस्कोप जो है इसका हम रोल देखते हैं, वो किस तरह
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ होता है। पेरिस्कोप के अंदर क्या है कि दो मिरर होते हैं, एक ये वाला मिरर है, एक ये मिरर है। तो यहाँ पे ये ट्यूब्स वगैरह लगी होती हैं। तो जो सबमरीन होती है ना, मसलन सबमरीन जो है ना वो पानी के अंदर भी सफ़र करती है, पानी के ऊपर भी, पानी की सरफेस के नीचे भी चली जाती है। तो जब पानी की सरफेस के नीचे जाएगी तो ऊपर वाली पानी की सरफेस पे जो चीज़ों को देखने के लिए वो इस्तेमाल होगी। यहाँ पे एक मिरर लगा होगा, जो भी आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा समंदरों में जहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं, तो इस मिरर के ज़रिए हम देखेंगे ऊपर वाली सरफेस से कौन से हालात है। जंगी हालात में भी हम देखते हैं कि दुश्मन का जो है ना वो कोई बहरी जहाज़ या कोई सबमरीन तो नहीं आ रही, तो उसको जो है ना इस मिरर के ज़रिए जो है ना उसको देखा जाता है। तो ये पेरिस्कोप है, इसके अंदर दो मिरर हैं। ऊपर वाला अब ये पानी के अंदर सफ़र कर रही है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका ये पानी से बाहर होगा। तो ये बाहर वाली चीज़ जो भी होगी वो यहाँ से नज़र आएगी, वो इसका इमेज सेकंड मिरर में भेजेगा और अंदर बैठे हुए पानी की गहराई में भी हम उसको देख सकते हैं कि पानी की सरफेस के ऊपर क्या जो ना अमल हो रहा है। तो वी कैन सी ऑब्जेक्ट विद विच आर हायर देन आवर आइज़ विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। हम जो ना चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारी आइज़ से जो हायर भी हों उनको भी, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप की मदद से। इन अ क्राउड आर बिहाइंड अ वॉल, किसी क्राउड में या वॉल के पीछे या किसी भी ऐसे एरिया में। अ सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्यूब, इसमें एक ट्यूब होती है, एट द एंड ऑफ विच आर फिटेड टू प्लेन मिरर, दो उसमें मिरर लगे होते हैं, एक ये ऊपर है, एक ये नीचे है, दरमियान में ये ट्यूब है। द फर्स्ट मिरर टर्न्स लाइट कमिंग फ्राम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेकंड। तो जो फर्स्ट है वो पहले जो फर्स्ट वाला इमेज है वो दूसरे को इमेज भेजेगा, यानी जो पहले वाला मिरर है वो दूसरे वाले मिरर को इमेज है ना वो भेज रहा होता है। एंड सेकंड टर्न्स इट टू आवर आइज़, और दूसरे के ज़रिए हम आप उसको देख रहे होते हैं। और पेरिस्कोप आर यूज इन द सबमरीन टैंक्स, ये सबमरीन के अंदर, ये टैंक्स के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने जो ना रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद है रिफ्रैक्शन। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हेन अ पेंसिल इज़ डिप पार्शली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ये वाटर के अंदर एक पेंसिल को हमने डाला हुआ है, तो ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस इधर को और नीचे वाली इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, थोड़ा सा इधर को दिखाई दे रही है। इट अपीयर टू बी बेंड एंड शॉर्ट, तो ये हमें बेंड हुई और शॉर्ट जो है ना वो दिखाई देती है, यानी पहले से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई होती है और वो शॉर्ट भी दिखाई देती है। वाई डज कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉल अपीयर टू बी रेज्ड, अगर हम कोई सिक्का पानी में डाल देते हैं तो वो भी हमें ऊपर को आता हुआ दिखाई देता है। वाई डू फिश इन एक्वेरियम अपीयर बिगर दैन द रीजनल साइज, जो फ़िश होती है पानी के अंदर वो भी हमें बिगर साइज़ में दिखाई दे रही थी। एक्वेरियम का मतलब पानी के अंदर जो फ़िश है। इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये सारा कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से है कि पेंसिल का अपनी डायरेक्शन से चेंज होना, जो सिक्का है उसका बड़ा दिखाई देना, या फ़िश का जो ना वो अपने रीजनल साइज से बिगर दिखाई देना, ये सारा कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट वैन इट इंटर फ्राम वन मीडियम टू अनदर, अगर रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, तो इसको हम रिफ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। तो अब हम जो है इसको देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है ना उसने दिखाई हुई है। अब ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये यहाँ पे एयर है, ये सारे जो ना वो एरिया जो ना यहाँ पे एयर मौजूद है, तो ये एयर से किस में जा रही है, वाटर या ग्लास में। तो एयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जा रही है। यहाँ पे मीडियम एयर है, यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर या ग्लास है। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये देखें इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। तो ये नॉर्मल लाइन जो है ना, जब भी ये एयर से वाटर या ग्लास वाले मीडियम में जाएगी तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, यानी पहले देखें नॉर्मल से इसका कितना फासला है, लेकिन जैसे ये इसमें से गुजरेगी, गुजर के वो देखें ये इसके करीब होगी। तो ऐसे इसका उल्टा ये, अब ये एयर या वाटर है, या वाटर या ग्लास जो ना ये वाला, इसमें से ये जब दूसरे की जानब जाएगी एयर की जानब, वाटर या ग्लास में से ये रेस गुजरते हुए जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी एयर के अंदर जा रही है तो ये देखें ये नॉर्मल से दूर हो गई, ये नॉर्मल के करीब थी लाइन, तो ये यहाँ से दूर हो जाएगी। तो इसके अंदर और इसके अंदर हमने डिफरेंस देख लेना, अभी इसको पढ़ते हैं। नॉर्मली लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, रोशनी जो ना वो सीधी लाइन में हरकत करती है। हाउएवर इट रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो ये जो ना वो रिफ्लेक्ट होगी कब रिफ्रैक्ट होगी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। फॉर एग्जांपल
व्हेन लाइट पासिस फ्राम एयर टू वाटर और ग्लास, जब वो एयर से वाटर या ग्लास में जाती है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इनमें ये ज़्यादा हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो जब भी वो एयर से ग्लास या वाटर वाले मीडियम में जाएंगी तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल कम हो जाएगा। इसके अंदर इसका उल्टा हो जाना है। व्हेन लाइट पासिस फ्राम वाटर और ग्लास टू एयर, जब वाटर या ग्लास वाले मीडियम से एयर वाले मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्राम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट कम हो गया। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो दोबारा इसको एक बार जो ना वो रिपीट कर लेते हैं कि जब भी एयर से वाटर या ग्लास वाले मीडियम में जाना तो इसने नॉर्मल की तरफ चले जाना है। ये नॉर्मल लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये स्मॉल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट लार्ज होगा। लेकिन जब वो वाटर या ग्लास वाले मीडियम से एयर में जाएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये कम हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों में जो ना वो डिफरेंस आ जाएगा। वैसे लाइट सीधी लाइन में हरकत करती है, लेकिन जब मीडियम चेंज होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जैसे हमने पीछे पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ऐसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में तीनों होते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और एयर टू स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, तो जो स्पीड इसकी होगी वो एयर के अंदर हो या वैक्यूम में, वो दूसरे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो कांस्टेंट होगी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे देते हैं। फिर अब जैसे हमने पहले रिफ्लेक्शन के कवानीन देखे, अब हम रिफ्रैक्शन के जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्राम डेली लाइफ, अब डेली लाइफ में जो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वी कैन फाइंड एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल अराउंड यू, हम अपने इर्द गिर्द इसको देखते हैं। जैसे कि ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, इन रियलिटी द स्टार डू नॉट ट्विंकल, यानी उसमें कोई चमक वगैरह नहीं होती, बट दे अपेयर टू ट्विंकल व्हेन दे आर सीन फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जब हम उसको ज़मीन के सरफेस से देखते हैं तो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टेक प्लेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से, तो जब हम ज़मीन की सरफेस से उनको देखेंगे तो वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार टेक प्लेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द सनलाइट रेज पास फ्राम द स्टार टू अर्थ, जो सूर्य की रोशनी है वो सनलाइट रेज जो ना वो कहाँ से पास हो रही हैं, स्टार टू अर्थ, स्टार से ज़मीन पे। इन बिटवीन दे हैव टू पास थ्रू अ वैक्यूम, अब इन दोनों के दरमियान वैक्यूम भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़ एंड टेम्परेचर, अब एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स भी होती हैं, मुख्तलिफ लेयर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, और इसमें मुख्तलिफ जो डेंसिटीज़ हैं और टेम्परेचर है। तो ड्यू टू दिस द स्टारलाइट रेज बैंड मैनी टाइम्स इन रैंडम डायरेक्शन, तो वो उसकी जो स्टार की जो रोशनी होती है, स्टारलाइट रेज जो होती हैं वो बैंड होती हैं, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती हैं बहुत दफ़ा, कभी रैंडम डायरेक्शन में होंगी, कभी किसी तरफ जा रही है, कभी किसी तरफ, बिकॉज बिफोर दे रीच इन अर्थ, जब वो ज़मीन पे आती है, हैंस द स्टार लुकिंग ट्विंकलिंग, तो वो इस तरह में ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है। तो सीइंग अ फिश अंडर वाटर, पानी के अंदर मछली का दिखाई देना। फिश इन वाटर अपीयर्स टू बी क्लोजर टू द सरफेस दैन एक्चुअली इज़, तो जो फ़िश होती है जो हमें क्लोज़र नज़र आ रही होती है सरफेस पे, पानी के अंदर वह ज़्यादा क्लोज नज़र आती है, असल में वो इतना क्लोज होती नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ये ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज की वजह से है। एज ए ट्रैवल फ्राम वाटर टू एयर, जो कि वाटर से एयर में आ रही होती है, यानी रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो मछली है वो करीब दिखाई दे रही होती है, लेकिन हालांकि वो पानी के अंदर इतना करीब होती नहीं है हमारे। तो अब हमारे पास है ना वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, द स्प्लिटिंग ए फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है ना, लाइट का मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर चेंज होना, वो किसकी वजह से है, कंपोनेंट ऑफ उसके अपने कंपोनेंट के अंदर, उसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। इट इज़ आल्सो सीन इन रेनबो, जैसे रेनबो होती है, बारिश के बाद हम आसमान पे देखते हैं डिफरेंट कलर में
दिखाई दे रहे होते हैं। तो जैसे ये प्रिज्म में से ये एक प्रिज्म है, इसमें से जो ना वाइट लाइट गुजर रही है तो आगे 7 कलर इसके बन रहे होते हैं। तो ये 7 कलर जो है इसको हम विब गोयर जो है इसके नाम से भी याद कर लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं द लाइट ऑफ सन लुक्स वाइट। जो सूरज की रोशनी है वो वाइट दिखाई देती है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन ये डिफरेंट कलर्स का एक मिक्सचर होता है। व्हेन वाइट सनलाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब ये प्रिज्म में से गुजरती है, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स ड्यू टू डिस्पर्शन। तो ये डिस्पर्शन की वजह से 7 कलर्स में चेंज हो जाएगी। तो अब प्रिज्म जो बारिश का कतरा वो भी एज ए प्रिज्म जो ना वो वहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। जो हमें आसमान के ऊपर 7 रंग दिखाई देते हैं, उसमें बारिश का एक एक कतरा जो ना एक एक प्रिज्म के तौर पे दिखाई देगा। जैसे ये प्रिज्म है ना, वो भी प्रिज्म बनाता है। जब सूर्य की रोशनी उसके साथ टकराती है तो उसके आगे 7 कलर बनते हैं। अच्छा, द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन थ्रू डिस्पर्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो जो 7 कलर में वहाँ पे मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। दीज कलर्स रेड येलो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। तो ये 7 कलर जो ना उसमें होते हैं। यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम बाय द नेम। इसको हम जो ना जिस तरह मर्जी इसको याद रख लें, विब गोयर के नाम से याद रख लें या किसी भी नाम से। तो यहाँ से आर से मुराद रेड है, वाई से मुराद येलो है, बी से मुराद ब्लू है, ओ से मुराद ऑरेंज है, जी से ग्रीन, आई से इंडिगो एंड वी से वायलेट। तो ये ना ये 7 कलर जो है उसमें बनते हैं। तो रेनबो के अंदर भी 7 कलर हैं, क्योंकि उसका हर कतरा जो ना एज ए प्रिज्म जो ना एक्ट कर रहा होता है। जैसे ये प्रिज्म है, इसमें से वाइट लाइट गुजरेगी तो ये 7 कलर बनेंगे। ये 7 कलर्स के आगे नाम भी दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे रेनबो के बारे में देखते हैं। रेनबो इज़ अ नेचुरल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कुदरती तौर पे जो ना वो इसकी रिफ्रैक्शन की डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही होती है। इट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेन। जब बारिश होती है उसके बाद ये हमें दिखाई देता है। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। ये सूर्य से मुखालिफ सिमत में दिखाई देती है। आफ्टर द रेन देयर आर मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन द एयर। तो हवा के अंदर जो ना वो लाखों मिलियंस जो ना वो हमारे पास वाटर के जो पार्टिकल हैं, ड्रॉपलेट हैं, वो मौजूद होते हैं। ईच ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म। हर ड्रॉपलेट जो ना वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। व्हेन द सनलाइट इंटर्स द ड्रॉपलेट, जब सूर्य की रोशनी उसमें इंटर होगी, दे आर रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड। तो वो रिफ्रैक्ट होगा और डिस्पर्स हो जाएगी, यानी मुंतशिर होगी। दे आर देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन दे कम आउट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो वो उसके अंदर बार बार जो ना वो रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है, रिफ्रैक्ट भी हो रही होती है, और फिर जो ना रेनबो इज़ विजिबल टू द ऑब्जर्वर। तो फिर रेनबो बन जाती है, यानी उसके अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। सो रेड कलर बैंड द लीस्ट। अब इसमें जो 7 कलर बने हैं, इसमें एक रेड कलर जो ना वो कम बैंड हो, एंड वायलेट कलर बैंड्स द मोस्ट। और वायलेट कलर जो ना वो ज़्यादा बैंड होगा द रीजनल पाथ, अपने असल रास्ते से। सो द रेनबो द रेड कलर रिमेन्स एट द टॉप। क्योंकि वो कम बैंड होता है इसलिए वो टॉप के ऊपर होगा, यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस में। एंड द वायलेट कलर रिमेन्स एट द बॉटम। और जो वायलेट कलर है वो नीचे वाली सरफेस में यहाँ पे होगा। तो ये हमने इस बारे में देखा है। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। रेनबो इज़ सीन आफ्टर रेन इन द स्काई। आसमान के ऊपर ये दिखाई देती है इन द मॉर्निंग और इवनिंग, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो। इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल, हाउएवर वन हाफ इज सीन। इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर। ये एक मुकम्मल सर्कल बनाती है, लेकिन हमें हाफ दिखाई देती है। द अरेंजमेंट ऑफ द कलर्स इन द रेनबो इज सेम एज स्पेक्ट्रम obtained व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म। तो जैसे प्रिज्म के अंदर लाइट 7 कलर में चेंज होती है, इसमें भी सेम वैसे ही पैटर्न उसका हासिल हो रहा होता है। फिर उसके बाद न्यूटन के बारे में, आइजैक न्यूटन जो ना 1665 में उसने ये सजेस्ट किया था। तो तब इसने ग्रेविटेशन जो ना उसके बारे में भी बताया था। 1665 में जब वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो उसने ग्रेविटेशन के कानून जो ना उसके बारे में बताया। तो 1665 में उसने क्या किया है, उसने बताया कि वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। कि जो वाइट लाइट है ये 7 कलर का मिक्सचर है। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है तो आगे उसके 7 कलर ही बनते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाई डू ऑब्जेक्ट हैव अ कलर। चीज़ों का कलर क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो हम शार्टली देखते हैं, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्राम द ऑब्जेक्ट। तो
कोई भी चीज़ जो ना वो वैसी दिखाई देती है जैसी वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। तो यानी द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का कलर दैट वी सी इन द लाइट, जो कि हम रोशनी में देखते हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड फ्राम द ऑब्जेक्ट, तो वही कलर होता है जो उसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी लुक एट ग्रीन ग्रास, अगर हम ग्रास को ग्रीन देखते हैं यानी ग्रास हमें ग्रीन नज़र आता है, इसका मतलब है इट ऑब्जर्व्स ऑल द अदर कलर्स, इसका मतलब वो सारे के सारे कलर जज़ब कर लेता है, सिर्फ ये जो ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसीलिए वो हमें ग्रीन नज़र आता है। बैट रिफ्लेक्ट्स ओनली ग्रीन, वो सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, यानी जिस कलर को भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज़ हमें वैसी ही दिखाई देती है। सिमिलरली अ रेड रोज ऑब्जर्व्स ऑल द कलर बट रिफ्लेक्ट ओनली रेड, तो जो रेड फूल हमें दिखाई देते हैं तो वो हमें क्यों रेड दिखाई देंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कलर जो है उसको जज़ब कर लेंगे, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट दैट स्ट्राइक इट लुक्स वाइट, तो एक चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ वो सारे कलर जो ना वो उनको रिफ्लेक्ट कर देती है वो वाइट दिखाई देगी। यानी ऊपर हमने पढ़ा ना ग्रास हमें ग्रीन नज़र आता है, तो वो सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो फूल है वो हमें रेड नज़र आता है क्योंकि वो सिर्फ जो रेड कलर उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिर्फ सारी की सारी जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें वाइट दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे हैं वो सारी लाइट को जज़ब कर लेते हैं। वन दैट रिफ्लेक्ट नन ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक इट लुक्स ब्लैक, तो जो सारी लाइट को जज़ब करेंगे वो ब्लैक दिखाई देंगे। तो ये हमने देख लिया कि चीज़ों के कलर क्यों शो होते हैं। तो जिस तरह का रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करेंगी रेडिएशन को, उस तरह जो ना वो उनका कलर दिखाई देगा। आगे इसका टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है इसकी टू टाइप्स हैं, एक है कनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। तो कनकेव मिरर में क्या है कि ये एक डायग्राम उसने हमें दिखाई हुई है। तो इसमें हम देखें ना तो ये इस तरह स्पून का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इस तरह ये दिखाई देता है। तो इसमें क्या है कि एक ये यहाँ पे पॉइंट है दरमियान में, इसको हम पोल का नाम देते हैं, पी से हम ज़ाहिर करेंगे। तो ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। यहाँ पे अगर हम सेंटर में से एक लाइन इस तरह लगा दें तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो ये इसका ना टोटल हमारे पास आया था। अब इसको पढ़ लेते हैं। कनकेव मिरर इज़ लाइक द इनसाइड ऑफ द स्पून, जैसे स्पून का इनसाइड है उस तरह वो दिखाई देगा। द इनर कर्व्ड सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग, तो इसकी जो कर्व सरफेस है जैसे चम्मच की होती है वो हमें रिफ्लेक्टिव सरफेस वो होगी। ये वाली जैसे सरफेस है ना ये रिफ्लेक्टेड है। इट प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज, ये मुख्तलिफ इमेज बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये डिपेंड करता है कि मिरर से जिस्म का कितना फासला है। द इमेज मे बी स्मॉलर लार्जर आर द सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इमेज स्मॉल भी हो सकती है लार्ज भी हो सकती है। इमेज जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके जितनी भी हो सकती है, यानी उससे बड़ी भी होगी छोटी भी होगी या उसके बराबर भी होगी। इमेज आर सीन इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड होगी, यानी इन्वर्टेड का मैंने मतलब बताया था कि सेम उसकी तरह लेकिन उल्ट होगी। पी लिखेंगे तो उल्टा पी लिखा जाएगा, ABC लिखेंगे तो उल्टी हमें दिखाई देगी। द सेंटर ऑफ ए कर्व्ड सरफेस कॉल्ड पोल, जो इसका सेंटर है इसको हमने पोल का नाम दिया। द स्फेरिकल सरफेस हुज पार्ट ऑफ इज द कनकेव मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो ये इसका जो सेंटर लाइन है ये यहाँ पे जो ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम इसको नाम दे देते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग P एंड C इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है और इसमें से जो लाइन गुजरेगी इसको हम जो ना क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और इसमें से जो लाइन पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें हम देखते हैं वर्किंग। कनकेव मिरर इज लाइक द आउटसाइड ऑफ स्पून, ये चम्मच की आउटसाइड की तरह दिखाई देता है। इट आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, तो इसकी ये वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होगी। इट प्रोड्यूस स्मॉलर इमेज ऑलवेज अपीयर इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो ये जो ना इमेज जो ना उसका साइज़ उसने बता दिया किस तरह ये इमेज बना रहा है। अब आगे हम देखते हैं इसको मज़ीद कि इसमें इमेज कैसे बनती है। इमेज विद द कनकेव मिरर, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक अ कनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, जब यहाँ से लाइट रेज है ना वो मसलन ये हमें दिखाया हुआ है कनकेव मिरर, यहाँ पे जो ना वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला ये पोल है, यहाँ पे जो ना प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब क्या होगा, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक
ऑन कनकेव मिरर। अब जब इसके साथ जो ना वो टकराएगी लाइट रेज टू इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर जो ना यहाँ पे मिलेंगी वो वाली रेज। टकराने के बाद ये टकरा रही है, ये भी टकरा रही है, तो ये कॉमन पॉइंट के ऊपर ये मिलेंगी। दिस कंपोनेंट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। इट इज़ नोटेड बाई एफ, इसको एफ से ज़ाहिर करेंगे। अ कनकेव मिरर हैज़ द रियल प्रिंसिपल फोकस एफ, दैट्स वाई इट कैन फॉर्म रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो वो रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर बनेगी, जैसा जिस्म होगा वैसे ही उसके ऊपर जो ना ये इमेज बना देगा। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो ये जो ना डिपेंड करता है कि मिरर और इमेज के दरमियान जो ना कितना फासला है। अब इसके दो पॉइंट हैं, तो उसने बताए हैं इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, अगर जो ना वो ये प्रिंसिपल फोकस है ये एफ, अगर ये इससे इधर ऊपर है, इसके पीछे इधर, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल। तो इमेज रियल होगी, स्मॉलर होगी एंड अपसाइड डाउन यानी इन्वर्टर, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये हमारे पास यहाँ से ये टकरा रहा है, इसका एक पॉइंट ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से ये दूसरी इसकी रेज आई वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, फिर दोनों जो रेज है ना इस पॉइंट पे मिलेंगी, तो ये इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर ये इस प्रिंसिपल फोकस से इस जानब है यानी पीछे की जानब है, तो इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड बनी। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल जो फोकस है उससे इस साइड पे है, तो इमेज दूसरी साइड पे बनेगी, और ये इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा इमेज का। यहाँ पे इमेज का साइज़ कम था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। इसमें एक पॉइंट हमने समझना है कि जो प्रिंसिपल फोकस है ना, अगर उससे इस साइड पे बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस है ना वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बननी है। अगर वो प्रिंसिपल फोकस से इस जानब है यानी इस कनकेव मिरर के पास है, तो फिर उसकी जो इमेज है वो इसके बैक साइड पे बननी है, और वो उसका साइज़ भी बड़ा होगा। अब पढ़ लेते हैं पॉइंट को। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस है, द इमेज फॉर्म्ड इज़ अ रियल, इमेज रियल होगी, स्मॉलर होगी और इन्वर्टेड होगी, नीचे की जानब बनेगी यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नियर टू द कनकेव मिरर, अगर वो कनकेव मिरर के बिल्कुल करीब है, द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, तो वो मिरर से पीछे की जानब वो इमेज जो है वो बनी, जैसे ये बनी हुई है, इसका इमेज यहाँ पे बना। द मिरर इट इज़ वर्चुअल अपराइट एंड बिगर इन साइज, वर्चुअल भी होगी, अपराइट भी होगी और साइज में भी बड़ी होगी। उसके बाद है इमेज विद द कन्वेक्स मिरर। अब ऊपर हमने कनकेव मिरर का देखा कि उसमें इमेज बना, दो लाइनों को हमने एक पॉइंट पे जोड़ दिया, तो फोकस पॉइंट जो ना वो हो गया, और इमेज जो ना वो हमने सारा उसका डिस्कस कर लिया। अब कन्वेक्स मिरर ऑलवेज डाइवर्ज लाइट रेज, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, बिखेरेगा, फैलेगी लाइट। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइक ऑन कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डिवर्ज इन सच अ वे दैट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो वही चीज़ है कि जिधर वो जब बॉडी में से जो रेज आएंगी वो डिफरेंट जो ना वो पॉइंट के ऊपर टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, फिर दोनों को हम जो ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट को मिल रही है उसको हमने फोकस पॉइंट का नाम दे दिया। जैसे इधर हमने उसने दिखाया हुआ कि ये रेडिएशन आ रही थी, ये टकरा के मुख्तलिफ एंगल के ऊपर जो ना एक पॉइंट के ऊपर ये मिल गई, तो ये दोबारा ये रिफ्लेक्ट होंगी इधर, तो ये फैलेंगी। तो पहले के अंदर हमने देखा था एक पॉइंट पे हो रही थी कनकेव मिरर में, इसके अंदर क्या है कि वो स्कैटर्ड होगी, डाइवर्ज हो जाएंगी वो सारी की सारी रेडिएशंस। तो उसके बाद क्या है, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल अपराइट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल होगी, एक तो वर्चुअल इमेज होगी, अपराइट होगी और स्मॉल जो ना इमेज बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की हम देखें तो ये रेडिएशन जा रही है, तो दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिली, फिर यहाँ से ये वापस डाइवर्ज हो जाएंगी, और यहाँ पे इसका जो ना वो वर्चुअल इमेज जो ना वो बन जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे ये बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगी। तो अब राइट बनेगी, जैसे ये है वैसे ये है, इसकी डायरेक्शन ऊपर को ये है और स्मॉल है। आगे इसके यूज़ हैं, कनकेव मिरर आर यूज इन शेविंग मिरर के अंदर या मेक ऑफ मिरर्स, यानी मिरर्स हम इससे बनाते हैं। फिर उसके बाद इसके मिरर जो ना वो डेंटिस्ट जो ना उसको भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी। फिर इसको हम जो ना हेडलाइट्स जो गाड़ियों की वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल टॉर्च लाइट। तो ये डिफरेंट इसके इस्तेमाल जो ना हम इधर देख रहे हैं। रेलवे इंजन के अंदर
टॉर्च लाइट्स के अंदर, व्हीकल के अंदर, या फिर हेडलाइट जो है ना वो गाड़ियों की वो बनाई जाती हैं। डेंटिस्ट जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं टीथ वगैरह जो है ना उसको एग्जामिन करने के लिए। तो आगे भी इसके इस्तेमाल वो भी देखते हैं। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। जो गाड़ियों के छोटे शीशे लगाए जाते हैं जो पीछे वाले ट्रैफिक को दिखाते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल है। फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर आर यूज सिक्योरिटी मिरर्स इन द शॉप्स, तो सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये ब्लाइंड कॉर्नर मिरर हैं ऑन द रोड टू हेल्प द ड्राइवर, तो ड्राइवर की हेल्प के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। व्यू ट्रैफिक अराउंड द शार्प कॉर्नर, ताकि वो कॉर्नर के ऊपर जो हम जाए ना मरी वगैरह में या पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे ये लगे होते हैं और जो ड्राइवर है उसको पहले नज़र आ रहा होता है कि दूसरी साइड से जो ना वो कितनी ट्रैफिक आ रही है। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज इन द स्ट्रीट लैम्प्स एज ए रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर के तौर पे स्ट्रीट लैम्प्स के अंदर इस्तेमाल होता है। लाइट फ्राम द लैम्प्स डाइवर्ज ओवर अ लार्ज एरिया, तो वो लार्ज एरिया के ऊपर वो फैली होती है। तो ये इसके इस्तेमाल थे। तो ये चैप्टर जो ना हमने इसको जो ना मुकम्मल किया आज। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने ये पूछना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें जो भी कमी पेशी है उसके लिए माजरत, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और हमारी जो ना इसमें हौसला अफजाई करनी है। अल्लाह हाफिज़।